इसका फंडामेंटल ऑफ डिकोडिंग क्या होता है, ये आपके पास एक स्टेटमेंट पार्ट है और आपके पास एक आफ्टर स्टेटमेंट वाला पार्ट है। ये क्वेश्चन का इंट्रो बॉडी कंक्लूजन निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए। अब बुलडोजर जस्टिस अपने आप में क्या है, एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव एक्शन है, तो मुझे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट सेट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जो भी कमेंट रहा है इस पे कि द एग्जीक्यूटिव एक्शन व्हिच इज दिस इज लॉलेस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं ये लिखूंगा, मेरा इंट्रोडक्शन सॉर्टेड। अब जरा देखो कि बुलडोजर जस्टिस का गवर्नेंस चैलेंज क्या होगा कि इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। जो एग्जीक्यूटिव है वही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर का काम क्यों कर रहा है? अगर वो ऐसा काम कर रहा है, दैट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट फॉलोड हियर। जो स्टेट है वो स्पीड ऑफ पनिशमेंट से अपनी लेजिटिमेसी डिराइव नहीं करता है, बट फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर से डिराइव। ये लिखना है आपको यहाँ कंक्लूजन में। इन अ कंट्री व्हिच इज रन बाय रूल ऑफ लॉ, स्टेट डिराइव्स लेजिटिमेसी नॉट बाय द स्पीड ऑफ पनिशमेंट बट बाय द फेयरनेस ऑफ इट्स प्रोसीजर। The question says, extra legal punitive action undermine democratic accountability and public trust. In this context, examine the governance challenges posed by bulldozer justice and suggest reforms. Right? This is the question. ठीक है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 क्या होता है वो आपको मेरी पुरानी वीडियोस देख के पता चलेगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन का डिकोडिंग करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और स्टेटमेंट के बाद क्या है, यहाँ एक डायरेक्टिव है, उसके बाद ये आगे क्वेश्चन एक्सप्लिसिट डिमांड में पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका फंडामेंटल ऑफ डिकोडिंग क्या होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट पार्ट है और आपके पास एक आफ्टर स्टेटमेंट वाला पार्ट है, राइट। ये क्वेश्चन का इंट्रो बॉडी कंक्लूजन निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए। और क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया फुल लेंथ का पेपर है, 20 के 20 क्वेश्चन में अगर आपने सही डिकोडिंग नहीं की तो आप अगर 2-4 क्वेश्चन में भी रॉन्ग डिकोडिंग कर दोगे तो डिमांड से बियॉन्ड चले जाओगे या डिमांड से डाइग्रेस हो जाओगे, तो नंबर वहाँ बहुत कम आ जाता है अचानक से। सो ये फंडामेंटल सीखना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लगातार 20 के 20 क्वेश्चन में डिकोड कर पाएं। और ये यहाँ पे मैं फ्रेमवर्क लगा के डिकोड कर रहा हूँ, बट आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ऐसे अचानक से नहीं आएगा। A lot of students after seeing the video they come up, they practice, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, right? So now let's see what is the question basically. स्टेटमेंट है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास एक आफ्टर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमेशा हमको क्या देता है, थीम देता है। थीम मतलब क्या, टॉपिक देता है। और आफ्टर स्टेटमेंट भी हमको क्या देता है, रेफरेंस ऑफ थीम दे देता है। हो सकता है कि स्टेटमेंट के बाद आपको कोई एक टॉपिक और मिल जाए समटाइम्स, राइट। स्टेटमेंट हमको क्या देता है, इम्प्लिसिट डिमांड देता है, इम्प्लिसिट डिमांड देता है। और आफ्टर स्टेटमेंट हमको क्या देता है, एक्सप्लिसिट डिमांड देता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट डिमांड देता है। टॉपिक क्या लग रहा है, स्टेटमेंट के अंदर टॉपिक क्या है, इस स्टेटमेंट के अंदर यहां से लेके यहां तक में टॉपिक क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव एक्शंस, एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव एक्शन, ELPA लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पे टॉपिक। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन में यहां पे बताओ क्या टॉपिक लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ टॉपिक जैसा दिख रहा है, बुलडोजर जस्टिस कैन बी अ टॉपिक, राइट। तो रेफरेंस ऑफ थीम मुझे क्या मिल गया, बुलडोजर जस्टिस। ठीक है, ठीक है, तो थीम और रेफरेंस ऑफ थीम क्रॉस करके ये मेरा क्या हो जाएगा, इंट्रो हो जाएगा। तो मैंने इंट्रो निकाल लिया अपने लिए, मैंने अपने लिए इंट्रो निकाल लिया। अब वो बात अलग है कि तुम बुलडोजर जस्टिस की जब बात करोगे तो उसके ये अपने आप में क्या है, एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव एक्शन है, राइट। तो ये अपने आप में इसके अंदर सब्जी हो जाता है, वो बात अलग है। बट कभी कभी क्या होगा कि हो सकता है कि दोनों अलग अलग हों, आपको दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़े। जैसे AI इन गवर्नेंस था, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप गवर्नेंस अलग है और AI अलग है, आपको एक कंटेक्चुअल फ्रेज इकट्ठा करना पड़ सकता है। यहाँ पे तुम इसको एक्सप्लेन करोगे बुलडोजर जस्टिस को, तो अपने आप दिस इज एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव एक्शन, तो वो अपने आप सब्ज्यूम है इसके अंदर, राइट। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या होगा, यहाँ अगर AI लिख दिया, यहाँ गवर्नेंस लिख दिया, तो दोनों अलग है। Now you have to find a contextual argument or phrase to justify this. Here what has happened is कि बुलडोजर जस्टिस अपने आप में क्या है, एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव एक्शन है, तो इसके अंदर सब्ज्यूम ही हो जा रहा है। इसलिए इस तरीके का डिमार्केशन करना जरूरी है कि अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, अब इम्प्लिसिट डिमांड क्या है, इम्प्लिसिट डिमांड अपने आप में क्या है, ये स्टेटमेंट है कि एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव एक्शन कैसे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट को अंडरमाइन कर। ये अपने आप में क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट itself is what my implicit demand. I cannot leave this. I have to give a reference of this in the body. Otherwise वो दिया ही क्यों है, नहीं देना चाहिए था, डायरेक्ट यहाँ से कर लो कि एग्जामिन द गवर्नेंस चैलेंज पोज्ड बाय बुलडोजर जस्टिस एंड सजेस्ट रिफॉर्म। ये भी तो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना, ऐसा तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है। अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा होता है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन द गवर्नेंस चैलेंजेस पोज्ड बाय बुलडोजर जस्टिस एंड सजेस्ट रिफॉर्म, ये भी तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, अपने आप में कंप्लीट है। तो हमने ये क्यों जोड़ा, तो वी हैव टू एड्रेस दैट, राइट।
व्हाट इज एक्सप्लिसिट डिमांड? एक्सप्लिसिट डिमांड हमेशा कहां से निकलता है? इस सेकंड वाले पार्ट से। गवर्नेंस चैलेंज पोज्ड बाय बुलडोजर जस्टिस व्हाट? गवर्नेंस चैलेंज पोज्ड बाय बुलडोजर जस्टिस। दूसरा डिमांड क्या है एक्सप्लिसिट? बताओ। सजेस्ट रिफॉर्म। तो जो चैलेंज पोज कर रहा है उसका रिफॉर्म बता देना है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? डिकोडिंग है, दिस इज फंडामेंटल लेवल। नाउ दिस इज व्हाट माय बॉडी, इम्प्लिसिट डिमांड और एक्सप्लिसिट डिमांड मिला के मेरी बॉडी है। तो यहाँ पे मैं अगर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए अगर मैं बताऊं तो बुलडोजर जस्टिस इज एक्सप्लिसिट डिमांड 1, सजेस्ट रिफॉर्म इज एक्सप्लिसिट डिमांड 2, ठीक है। अब आप फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव को जरा चेक करो कि गवर्नेंस एग्जामिन बोल रखा है गवर्नेंस चैलेंजेस को, ठीक है। एग्जामिन का मतलब क्या हो गया? 50-50 अप्रोच, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना पड़ता है। तो ये बताओ कि जो बुलडोजर जस्टिस का तो तुम निगेटिव लिखोगे पहली बात तो चैलेंज, क्या बुलडोजर जस्टिस का कुछ पॉजिटिव लिखना होगा यहाँ पे? नहीं, ठीक है। अब ये कैसे आएगा आपको? आपकी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग पे आएगा। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं या सुप्रीम कोर्ट का जो भी इस पर टिप्पणी आई है, दे आर एवरीवन इज व्हाट, इससे हाँ कंडेम कर रहे हैं इस चीज को। तो वहां पे आप 2 पॉजिटिव पॉइंट लेके नहीं आ सकते कि बुलडोजर जस्टिस से अच्छा हो रहा है, स्पीड ऑफ जस्टिस मिल जा रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव क्या हो रहा है? निगेट हो रहा है, ठीक है। Can we write that why it is happening? उसमें नहीं जाना है ना, क्यों? तुम्हारे पास ऑलरेडी एक इम्प्लिसिट डिमांड है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 एक्सप्लिसिट डिमांड है, 3 डिमांड तुम्हारे पास आ गई। 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, उसमें और क्यों घुसोगे? जो पूछा गया वही उतने पे बात करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ अब समझते हैं कि अब मुझे इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा मुझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसको जो भी यहाँ मौजूद है उसको ध्यान से सुन ले। इसका मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना था मुझे? एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव एक्शन क्रॉस बुलडोजर जस्टिस, राइट, ठीक है। तो अब बुलडोजर जस्टिस अपने आप में क्या है? एक एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव एक्शन है। तो मुझे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट सेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जो भी कमेंट रहा है इस पे कि द एग्जीक्यूटिव एक्शन व्हिच इज दिस इज लॉलेस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। मैं ये लिखूंगा, मेरा इंट्रोडक्शन सॉर्टेड है, ठीक है। और मुझे जजमेंट का नाम याद है तो वो डाल दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इम्प्लिसिट डिमांड क्या है? दिस स्टेटमेंट ओनली। ये स्टेटमेंट इटसेल्फ मेरे पास क्या है? इम्प्लिसिट डिमांड है। अब देखो मैं इस स्टेटमेंट को कैसे एड्रेस करूंगा। नाउ हैव यू सीन द कॉपी ऑफ दिस रैंक 7 और रैंक 8? व्हाट दे आर डूइंग इज कि इम्प्लिसिट डिमांड को ना वो डायग्राम से ही निकाल के आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत पॉइंटर्स नहीं लिख रहे, क्योंकि अगर आप इसके अंदर पॉइंटर लिख दोगे तो अपनी एक्सप्लिसिट डिमांड में क्या लिखोगे? बिकॉज बोथ द डिमांड्स आर ओवरलैपिंग, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो वो ऐसा डायग्राम बना रहे हैं अपने कॉपी में, एक्स्ट्रा लीगल यूनिटिव एक्शन, जैसे कि एक तो बुलडोजर जस्टिस हो गया, ठीक है। एक और बता दो, इनकाउंटर किलिंग्स हो गया, हाँ, इनकाउंटर किलिंग्स हो गया, कस्टोडियल डेथ हो गया, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को क्या कर दिया? खोल दिया। इस कंपोनेंट को क्या किया? थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, 2-3 कंपोनेंट डाल के, और फिर क्या किया? ऐसे बनाया डायग्राम, यहां लिखा अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, और इसको डायग्राम की तरह अपनी कॉपी में दिखा दिया। कैन यू सी? इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम यू विल बी अवॉर्डेड 0.5 या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। इसमें कुछ भी बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस किया मैंने नहीं किया है, सिंपली इसी स्टेटमेंट को क्या किया है? एक्सपैंड कर दिया इस तरीके से, राइट। अब इससे क्या हुआ कि कम से कम ये जो स्टेटमेंट दिया गया ना वो एड्रेस हो गया, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? यू हैव टू टेक दीज कॉल्स, दीज आर वेरी सब्जेक्टिव कॉल्स। अगर तुमको ये पहले नहीं आता होगा ये सब टेक्निक्स तो तुम एग्जाम में जाकर डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, एंड दिस इज वेरी सिंपल टू डू, ठीक है। नाउ अब क्या लिखना था मुझे? बुलडोजर जस्टिस के गवर्नेंस चैलेंज, ठीक है। नाउ क्या ये क्वेश्चन जो है वो ब्रॉडर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्वेश्चन है? हाँ है, और हर साल या अल्टरनेट ईयर्स में तुमको एक क्वेश्चन इस पे मिल जाएगा। क्या तुम्हारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंपोनेंट हैं? कोई भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है? सेपरेशन ऑफ पावर पे, ठीक है। पुलिस का कुछ अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है, राइट, करता है इसमें। दूसरा,
क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है? हाँ, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। तो एक कंपोनेंट क्या हो गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रूल ऑफ लॉ पे बेस होना चाहिए? किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, तो रूल ऑफ लॉ आ गया। क्या जो तीसरा पॉइंट था, नहीं तीसरा पॉइंट, क्या ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये मान के चलता है कि अक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी? हाँ, ये मान के चलता है, यानी कि देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, और बताओ क्या फेयरनेस इन प्रोसीजर होना चाहिए? हाँ, फेयरनेस इन प्रोसीजर, ठीक है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बेसिकली ये ऐसा भी होना चाहिए कि दिख रहा है कि सही हो रहा है, यानी कि पब्लिक ट्रस्ट जो है और इस पे मेंटेन होना चाहिए, राइट। तभी तो वी आर इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, राइट। डेमोक्रेसी इज व्हाट? अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, ये 5-6 पॉइंट्स हमारे पास एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तुमको तैयार करके रखना है, ठीक है। अब जरा देखो कि बुलडोजर जस्टिस का गवर्नेंस चैलेंज क्या हो गया, कि इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। जो एग्जीक्यूटिव है वही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर का काम क्यों कर रहा है? अगर वो ऐसा काम कर रहा है दैट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट फॉलोड हियर। तुम राइट टू बी हर्ड दे रहे हो उसको? नहीं दे रहे ना, डायरेक्ट जाकर उसका घर गिरा दे रहे हो, ठीक है। देयर इज नो क्या कह सकते हैं कि नोटिस भी नहीं जा रहा, मैंडेटरी नोटिस भी नहीं जा रहा, ठीक है। ऑल्सो क्या ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है? यस, सुप्रीम कोर्ट ही बोला है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है। आप उसको बिना साबित किए ही पहले इसका घर गिरा दे रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट दैट ऑल्सो, ठीक है। क्या फेयरनेस इन प्रोसीजर फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है बुलडोजर जस्टिस में, सो दैट इज वाई गवर्नेंस चैलेंज है ये भी। एंड पब्लिक ट्रस्ट अंडरमाइन हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेलेक्टिव टारगेटिंग चल रही है, ठीक है। एलिगेशन ऑफ सेलेक्टिव टारगेटिंग, ठीक है। फेयरनेस इन प्रोसीजर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पॉपुलिस्ट मेजर है बेसिकली, ठीक है। आप मेजोरिटेरियन व्यू पे जाके ऐसा काम कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू कैन यूटिलाइज दीज कीवर्ड्स बेसिकली, दीज आर द फ्रेमवर्क्स बेसिकली फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जहां पे बुलडोजर जस्टिस के लिए तुम पॉइंट जनरेट कर सकते हो। समझ में आई बात? तो हमारा क्या क्या था, चैलेंजेस पूछ रहा था, तो हमने डायरेक्ट चैलेंज कहाँ से निकाल दिया? 5-6 चैलेंजेस हमने यहीं से निकाल दिए, ठीक है। और इसका फिर क्या पूछ रहा है? रिफॉर्म्स। तो एक एक को पकड़ के बताते जाओ कि क्या होना चाहिए। अच्छा, ये एक और फंडामेंटल राइट्स, 7वां पॉइंट यहाँ डालो, फंडामेंटल राइट्स, कि कोई भी अक्यूज है इवन गिल्टी और नॉट गिल्टी, उसका फंडामेंटल राइट्स आप नहीं छीन सकते, ठीक है। तो जो भी बुलडोजर जस्टिस से का जो आउटकम है, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 21 राइट टू शेल्टर, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 एज वेल, तो फंडामेंटल राइट्स से भी अगेंस्ट है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जहां पे ये गवर्नेंस चैलेंज पोज कर रहा है, ठीक है। अब एक एक को पकड़ो और उसका सोल्यूशन देते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पहले फॉलो करवानी चाहिए। उसमें क्या क्या बोला गया है कि राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, मैंडेटरी 15 डे नोटिस देना चाहिए आपको, ठीक है, 15 डे नोटिस। उसके बाद इविक्शन करने से पहले आप रिहेबिलिटेशन कीजिए, ठीक है, दैट्स थिंग, रिहेबिलिटेशन बिफोर इविक्शन, बिफोर इविक्शन। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद और क्या निकाल सकते हैं? ये निकालते जाओ ना। फेयरनेस इन प्रोसीजर रखना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया, पॉइंट हो गया। उसके बाद ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज कि स्पीड ऑफ जस्टिस क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज बहुत डिले है, तो जुडिशियल कैपेसिटी को बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट वाला जुडिशियल कैपेसिटी हमको बढ़ानी पड़ेगी, जुडिशियल कैपेसिटी। तो जो तुम्हारे जो सारे पॉइंटर्स निकल के आ रहे हैं वो इन्हीं इश्यूज के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिकमेंडेशंस जो भी आप दोगे, रिफॉर्म सजेस्ट करोगे, वो उसमें आएंगे, ठीक है। जो भी ऑफिशियल्स हैं जो इरेंट हैं
उनकी पर्सनल लाइबिलिटी आप बना दीजिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सजेशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू राइट द सजेशन बेसिकली, कि इशूज से निकाल के हम सजेशन लिख रहे हैं। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि जो स्टेट है वो स्पीड ऑफ पनिशमेंट से अपनी लेजिटिमेसी डिराइव नहीं करता है, बट फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर से डिराइव करता है, राइट। तो ये लिखना है आपको यहाँ कंक्लूजन में कि इन अ कंट्री विच इज रन बाय रूल ऑफ लॉ, स्टेट डिराइव्स लेजिटिमेसी नॉट बाय द स्पीड ऑफ पनिशमेंट बट बाय द फेयरनेस ऑफ इट्स but by the fairness of its procedure basically. So India, मतलब these unconstitutional practices must be prohibited, खत्म, वैल्यू एड भी हो गया। तो अब ये सब लाइनें जो है न्यूज़पेपर से आ रही हैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने के लिए, तो ये सब तैयार करके रखना पड़ता है आपको, ठीक है, अंडरस्टूड। Somebody is asking me, please answer, somebody who's no coaching, can they use and take it from AI generating frameworks and templates for GS 1 2 3 4? Now if you put these frameworks into AI, now the thing is, the problem with AI is AI को ये नहीं पता कि कहाँ रोकना है। तुम मेरे पास आओगे तो मेरे को ये पता है कि तुमको क्या नहीं बताना है, सब तुम AI तुमको हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग फ्रेमवर्क दे देगा। देयर विल बी नो यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बेसिकली, जहां पे तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस का जो है उसके बेसिस पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन अलग निकाल सकते हैं, राइट। बेसिकली तुमको PYQs पे प्रैक्टिस करना है ना, तो AI को ट्रेन करना पड़ेगा वैसे पहले फ्रॉम समवन लाइक अस, कि इस फ्रेमवर्क्स पे ये क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो वो फ्रेमवर्क के बेसिस पे कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, फिर AI में डालना पड़ेगा, तब जाके AI लर्न करेगा, तब जाके आपको वो फ्रेमवर्क देगा। अदरवाइज आप सिर्फ फ्रेमवर्क से पूछोगे ना, तो कुछ भी फ्रेमवर्क बना के दे देगा वो हर एक क्वेश्चन का अलग फ्रेमवर्क बना देगा। जो आप कंटेंट डालोगे उसके अंदर, मॉडल आंसर डालोगे, वो उसके हिसाब से एक फ्रेमवर्क आपको बना के दे देगा। तो अगर आपको फिर रैंडमली ही फ्रेमवर्क याद करना हर एक क्वेश्चन का अलग, तो फिर आप मॉडल आंसर ही याद कर लो। अगर इतना ह्यूमन ब्रेन अगर आपका जो है बहुत ही इफिशिएंट काम कर रहा है या कैपेबल है, तो नहीं होता ना ऐसा। दैट इज वाई दीज फ्रेमवर्क्स आर देयर। सो समबडी हैज टू ट्रेन द एआई बेसिकली, कि पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा, या मैं बैठ के एआई को ट्रेन करूं, ठीक है। तो तब जाके फिर एआई ठीक ठाक आंसर देना शुरू करेगा, उसमें भी बहुत सारी गलतियां होंगी। सो डायरेक्टली एआई पे आप जाओगे तो ये सारी चीजें नहीं सीख पाओगे।